वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। 58 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे यूपी पीसीएस के। यह टेस्ट नंबर 59 इंपॉर्टेंट होंगे प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 से 4 सेकंड का टाइम लगेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद। अपना भी सोच के रखिएगा कि आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। जब भारत को विदेशी बैंकों में सोना गिरवी रखना पड़ा था उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? बताइए कौन था? चंद्रशेखर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए 1991 की बात है ये। जब चंद्रशेखर देश के प्रधानमंत्री थे तो देश का विदेशी मुद्रा भंडार जो है 1.1 अरब डॉलर ही रह गया था और भारत को सोना गिरवी रखना पड़ा था। ठीक है, देश का जो विदेशी मुद्रा भंडार है 21 जून को समाप्त सप्ताह में 4.215 अरब डॉलर बढ़कर जो है कितना हो गया था? सबसे उच्चतम स्तर पर 426.42 अरब डॉलर पर पहुंच गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। भारत के सीएजी यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नागरिक स्वतंत्रता के रक्षक के रूप में, लोक वित्त संरक्षक के रूप में, सरकार के मुख्य विधिक सलाहकार के रूप में, या फिर उपरोक्त सभी के संरक्षक के रूप में। देखिए सरकार के मुख्य विधिक सलाहकार के रूप में तो एजी है, यानी भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, आर्टिकल 76। लोक वित्त संरक्षक के रूप में ये बी इसका उत्तर सही हो जाएगा। नागरिकता का संरक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट। तो देखिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा होती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सलाह से राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों की लेखाओं को, ठीक है, रखे जाने के लिए प्रपत्र निर्धारित करता है। अच्छा, जो सीएजी होता है वो पूरे भारत का एक ही है। केंद्र को भी वही देखता है और राज्यों को भी वही देखता है। ऐसा नहीं है कि राज्य का अलग होता है। जैसे महान्यायवादी की बात करें तो महान्यायवादी भारत का हो गया और अलग अलग स्टेट में क्या होता है? महाधिवक्ता होता है। तो केंद्र और राज्यों से संबंधित उसकी लेखा संबंधी रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति और संबंधित राज्यपालों को भेजी जाती है, जिसे संसद और राज्य विधायिका के समक्ष रखा जाता है। यह भारत में लोक वित्त संरक्षक के रूप में काम करता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के आकलन हेतु प्राचाल के रूप में प्रयुक्त नहीं होता? कौन सा नहीं होता? स्वास्थ्य तो है ही है इसमें, आर्थिक स्थिति भी है, शिक्षा भी है, आराम नहीं है। तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाती है रिपोर्ट, उसका नाम है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। और निम्नलिखित मानदंड उसमें समाहित होते हैं, जैसे कि आर्थिक भागीदारी और अवसर हो गए, शैक्षिक उपलब्धियां हो गई, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता, और राजनीतिक सशक्तिकरण। आराम इसमें शामिल नहीं है। भारत सरकार द्वारा घोषित एबीसी सूचकांक का संबंध किससे है? इंपॉर्टेंट है ये। एबीसी सूचकांक का संबंध किससे? अब एबीसी का मतलब आप शिक्षा मत समझ लेना। ठीक है, शिक्षा से नहीं है ये। फिर किससे है? स्वास्थ्य से। सी है इसका आंसर। यूपी पीसीएस में पूछा गया प्रश्न ये। तो एबीसी सूचकांक अर्थशास्त्रियों द्वेज, रितिका खेड़ा, सुधार नारायण द्वारा विकसित एक सूचकांक है, जिसका अर्थ क्या है? शिशुओं और बालकों की उपलब्धियां सूचकांक, यानी अचीवमेंट्स ऑफ बेबीज एंड चिल्ड्रन इंडेक्स। इस सूचकांक के द्वारा उत्तरजीविता, टीकाकरण, पोषण, स्कूल जाने के 4 संकेतकों के औसत के आधार पर बच्चों के विकास का आकलन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित केंद्रीय अधिनियमों पर विचार करना है आपको। पहला है आयात एवं निर्यात नियंत्रण अधिनियम 1947, खनन एवं खनिज विकास नियमन अधिनियम 1957, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 और भारत वन अधिनियम 1927। उपरोक्त में से कौन से अधिनियम देश में जैविक विविधता संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है अथवा उस पर असर डालते हैं? बताइए कौन कौन से हैं। भारतीय वन अधिनियम 1927 का ये तो होगा ही होगा। क्या सीमा शुल्क अधिनियम भी है? ये भी है। खनन एवं खनिज विकास नियमन अधिनियम 1957 भी है और आयात एवं निर्यात नियंत्रण अधिनियम 1947 भी है। ठीक है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और उस पर असर डालते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3 और 4। भारतीय पेटेंट कानून किस वर्ष लागू हुआ था?
भारतीय पेटेंट कानून लागू हुआ था 1972 में, 1972। तो 20 अप्रैल 1972 को पेटेंट नियम 1972 के प्रकाशन के साथ प्रभावी हुआ। बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ स्थित है? बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान न दिल्ली में है, न गाजियाबाद में, न गुरुग्राम में। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के नोएडा में। तो बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान नोएडा में स्थित है। यह संस्थान भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन वर्ष 1972 में स्वायत्त शासी समिति के रूप में पंजीकृत है और यह संस्थान पूर्व में राष्ट्रीय श्रम संस्थान के रूप में जाना जाता था और वर्ष 1995 में इसका पुनर्नामकरण भूतपूर्व राष्ट्रपति बीबी गिरी के नाम पर किया गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, 3 स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट होगा। वित्त आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है। योजना आयोग एक संवैधानिक संस्था है। 26 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए 1949 तो सही है, लेकिन 1 जनवरी 1949 है, 26 जनवरी 1949 नहीं है, गलत है तीसरा वाला स्टेटमेंट। योजना आयोग तो सांविधिक निकाय है ना, संवैधानिक थोड़ी, इंटरचेंज करो। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, गलत है पहला वाला भी। तीनों के तीनों गलत, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, डी। तो तीनों के तीनों इनकरेक्ट हैं। ये तो वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है और योजना आयोग एक संविधानेतर संस्था है, यानी सांविधिक निकाय है। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए। भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान स्थित है। भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में नहीं, अहमदाबाद गुजरात के। तो भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। इसकी स्थापना एक स्वायत्त एवं गैर लाभकारी संस्था के रूप में कब हुई थी? 1983 में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है, मध्य प्रदेश के। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भारत भवन भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। ये जोड़े मिलाने के लिए पूछ लिए जाते हैं कि भारत भवन कहाँ पर है, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के भोपाल में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमारे देश में सबसे अधिक सूती वस्त्र निम्नलिखित में से किस सेक्टर में तैयार किए जाते हैं? बताइए किस सेक्टर में तैयार किया जाता है इनमें से सूती वस्त्र सबसे ज़्यादा है? पावर लूम में। किसमें? सी। तो देश में सबसे अधिक सूती वस्त्र जो है पावर लूम सेक्टर में तैयार किया जाता है। इस क्षेत्र का देश के कुल कपड़ा उत्पादन में 60% से अधिक योगदान है, 60% से अधिक योगदान है। और इसके बाद क्रमशः होजरी सेक्टर, हैंडलूम सेक्टर तथा मिल सेक्टर का योगदान है। प्रश्न क्रमांक संख्या 12 पर आ जाइए। स्थिर मांग के साथ आपूर्ति में वृद्धि से पदार्थों की कीमत की संभावना सामान्यतः होगी। मांग स्थिर है, ठीक है, मांग स्थिर है, आपूर्ति में वृद्धि से पदार्थ की कीमत की संभावना स्थिर बनी रहेगी, बढ़ेगी, घटेगी, या कोई निश्चित प्रभाव नहीं पड़ेगा इस पर, क्योंकि घट जाएगी, घटने की संभावना है, सी। तो वस्तु की मांग तथा वस्तु की कीमत में समानुपात, जबकि वस्तु की पूर्ति तथा वस्तु की कीमत में व्युत्क्रमणपात होता है। अतः सामान्य बाजार और सामान्य वस्तु के संदर्भ में यदि स्थिर मांग के साथ आपूर्ति में वृद्धि हो तो कीमत घटने की संभावना होगी। इस संदर्भ में कुछ स्थितियां निम्नलिखित हैं। यदि मांग बढ़ती है तथा पूर्ति स्थिर रहती है तो कीमत बढ़ेगी। यदि मांग घटती है तथा पूर्ति स्थिर रहती है तो कीमत घटेगी। यदि पूर्ति घटती है, मांग स्थिर रहती है तो कीमत बढ़ेगी। ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर से सुन लीजिएगा। यदि मांग बढ़ती है किसी वस्तु की और उसकी जो पूर्ति है, आपूर्ति है, वो स्थिर है तो कीमत बढ़ जाएगी। यदि किसी चीज़ की मांग घट रही है, मान लीजिए पेन पड़े हैं, इसके 100 पीस पड़े हैं, ठीक है, 100, अब इसकी मांग घट गई कि तो क्या है, पूर्ति स्थिर है और कीमत भी घट जाएगी क्योंकि बेचने पड़ेंगे ना। अब देखिए, यदि पूर्ति घट रही है, मांग उतनी बनी हुई है तो कीमत बढ़ जाएगी, ठीक है। पूर्ति का मतलब ये एक मोबाइल फ़ोन है, कंपनी ने बनाने बंद कर दिए, कितने बचे? 50 पड़े हैं। अब 50 ही हैं लेकिन लोग कितने आ गए? 50,000 आ गए। फिर क्या होगा? कीमत बढ़ानी पड़ेगी इसकी, ठीक है, जो ज़्यादा पैसे देगा वही खरीदेगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। व्यावसायिक संपत्तियों के न्यायिकता सिद्धांत का प्रतिपादन किया किसने किया? व्यावसायिक संपत्तियों के न्यायिकता सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने? महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर बी।
तो व्यावसायिक संपत्तियों के न्यासीता सिद्धांत का प्रतिपादन गांधी जी ने द्वारा किया गया था और यह कॉरपोरेट प्रशासन से संबंधित है। यह पूंजीवाद और मार्क्सवाद के बीच का गांधीवादी रास्ता है। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कौन है? एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ जो हैं एक स्कॉटिश दार्शनिक और अर्थशास्त्री थे। उन्हें आधुनिक अर्थशास्त्र और पूंजीवाद का जनक कहा जाता है। अंतिम प्रश्न है, पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? कौन है? एवरग्रीन क्वेश्चन है ये, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछा जाता आया है। यही है एडम स्मिथ, ऑप्शन नंबर ए। तो 1776 ईस्वी में प्रकाशित पुस्तक क्या है? एन इंक्वायरी इन टू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक हैं स्कॉटलैंड के विख्यात अर्थशास्त्री एडम स्मिथ। यह क्लासिकल अर्थशास्त्र की मूलभूत पुस्तक मानी जाती है। कौन सी? द वेल्थ ऑफ नेशन शॉर्ट में 1776 में प्रकाशित हुई थी, बहुत साल हो गए। तो 15 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, इनकी एक बार प्रैक्टिस करके एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर ये जो करंट में टेस्ट कराया जा रहा है इस तक पहुँच सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। धन्यवाद।